Okay. So now we'll read our hydraulic structure. What we have read, hydraulic structure failure and its related theory we will read today. So first we'll go what is cause. We have just yesterday we have seen, but we due to network problem, so we haven't completed this section. So what are the cause of hydraulic structure failure in our distribution structure or diversion structure? Distribution structure means kind of storage structure like dam, or diversion headwork where we are reading structure usually constructed on alluvial soil. Alluvial soil, what we are reading, alluvial means अनलिंड कैलन में alluvial soil, alluvial जिसमें प्रेजेंट रहेगा, और which will be highly pervious. उसमें क्या होता है, मैक्सिमम सॉइल क्या होता है, परवियस होता है, मतलब उसके थ्रू पानी बहुत सीपेज होके जा सकता है. जैसे हम लोग क्या एक चैप्टर एक पॉइंट तक कन्वेंस लॉसेस उसमें पढ़े हैं, 40% तक उसमें सीपेज होके पानी अंडरग्राउंड में जा सकता है या नेक्स्ट फेज में जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, what is that, the soil is easily scoured which is with high velocity of flow when flows through structures. मतलब ये बहुत जल्दी जब बहुत वेरी हाई स्पीड फ्लो आएगा, मतलब ऑकरेंस ऑफ द फ्लड जब आएगा, फ्लड का शुरुआत होने से स्टार्टिंग समय में वो क्या होता है, बहुत हाई वेलोसिटी फ्लो होता है. जब आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ रेनफॉल बहुत हाई वेलोसिटी फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है, वो सॉइल बहुत इजीली इरोड होता है. तो इसमें क्या होता है, फाउंडेशन ऑब्वियसली वो जब हाई वेलोसिटी फ्लो ऑकरेंस होगा तो क्या होगा, परमिएबल स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर में इरोड करने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं उसका अंडरग्राउंड सॉइल में, फाउंडेशन में बहुत जल्दी इरोड करने के चांसेस होता है. तो ये मेरा फेलियर जो है ये दो कारण से हो सकता है. दिस फेलियर कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन इज सबसरफेस फेलियर, सेकेंड इज सरफेस फेलियर ड्यू टू सबसरफेस फ्लो एंड सरफेस फ्लो. मतलब एक मिट्टी के नीचे से पानी जाके जो फेलियर क्रिएट करते हैं उसको सबसरफेस फेलियर ड्यू टू सबसरफेस फ्लो बोल रहे हैं, और एक सरफेस फ्लो मतलब मिट्टी के ऊपर से फ्लो जाके जो स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है उसको जिस हिसाब से काउंट करते हैं, दैट इज माय फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो. सो मेनली वी नो दैट ओनली सरफेस फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो कब अगर होगा, जब हम लोग बैराज या वायर जो भी हम लोग डील कर रहे हैं, या डैम के केस में जो भी डील कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम गेट ओपन करके रखते हैं. जो भी बैराज के केस में स्टील गेट, या डैम के स्टील में उसका जो शटर है वो सब बंद करके रखते हैं, और मतलब ऑपरेट इरेगुलर करते हैं, और सडनली फ्लड इवेंट आता है तो वॉश आउट करके ले जाता है. दैट इज सिंपल एंड वी नो this much flood will occur and it will wash out. This phenomena is known to us, but we don't know much more about subsurface failure, and it is much more dangerous. So in our theory, this failure of the structure in our according to our third module syllabus, we will mainly discuss and focus about our failure due to subsurface flow. Okay, so failure सबसरफेस फ्लो होके जो फेलियर होता है उसी को मेनली डिस्कस करेंगे. वो क्या क्या होता है, दो तरीके का होता है. उसमें क्या है कि पाइपिंग फेलियर, और दूसरा डायरेक्ट अपलिफ्ट फेलियर. डायरेक्ट अपलिफ्ट फेलियर, तो दो तरीके का होता है, पाइपिंग फेलियर और दूसरा डायरेक्ट अपलिफ्ट फेलियर. पहले पाइपिंग फेलियर, या पाइपिंग फेलियर क्या है वो देखेंगे. व्हाट इज माय पाइपिंग फेलियर? पाइपिंग फेलियर में क्या बोल रहे हैं, वाटर कंटिन्यूअसली flows from upstream to downstream percolate through bottom of the foundation. मतलब पानी धीरे धीरे अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है. क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम में मेरा बहुत सारा पानी है और डाउनस्ट्रीम में मेरा बहुत कम पानी है, वायर या बैरेज या जो भी स्ट्रक्चर है, मेरा डैम है जो भी है. तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि दिस फोर्सेस, percolating water forces erode my soil particle from upstream to downstream. वो धीरे धीरे क्या करता है, हमेशा फ्लो होते रह रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, मेरा अपस्ट्रीम से सॉइल मटेरियल इरोड करके धीरे धीरे डाउनस्ट्रीम में फ्लो होना चालू करते. तो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल of the soil particle continuously takes place. This a depression used to form which extend
अपस्ट्रीम साइड ऑफ द फाउंडेशन। ओके, ये फिगर पहले देखेंगे क्या बोल रहा है। ये मेरा पाइपिंग फेलियर स्ट्रक्चर। ओके, लोअर। तो इसमें क्या होता है, अपस्ट्रीम साइड में बहुत सारा पानी जमा हुआ है, ये वायर स्ट्रक्चर है। इधर डाउनस्ट्रीम पोर्शन है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे नीचे से मतलब वाटर स्वीप करके धीरे धीरे फ्लो होना चालू करते हैं। तो ये पर्कुलेटिंग वाटर पर्कुलेट होके धीरे धीरे फ्लो होता है। तो क्या होता है, आफ्टर फ्यू टाइम्स, अपन से आफ्टर 20 ईयर्स या 25 ईयर्स के ओके, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे नीचे का जो पोर्शन का जो एलुवियल सॉइल है, तो एलुवियल सॉइल का धीरे धीरे हाई वेलोसिटी फ्लो के चलते वो धीरे धीरे सॉइल मटेरियल को भी इरोड करके इधर फ्लो के साथ बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा, मेरा एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे इस प्रोसेस में जो देख रहे थे, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस। सो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल विल रिमूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड ए डिप्रेशन विल फॉर्म इन अप टू अपस्ट्रीम साइड। मतलब एक अपस्ट्रीम साइड डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड तक एक टनल जैसे बन जाएगा, एक पाइप के जैसे बन जाएगा। दैट इज ए व्हाट ही इज कॉलिंग एज ए hollow pipe like structure will form, means will develop under the foundation of this structure, or means wire or barrage, whatever is there. So this phenomenon is called as piping failure और अंडरमाइनिंग फेलियर। मीन्स पाइपिंग के चलते जो मतलब ये पाइप फॉर्म हो गया, एक पाइप के जैसे फॉर्म हो गया जिसके थ्रू ये वाटर फ्लो होगा। सो फॉर दिस कॉज इट इज पाइपिंग फेलियर और अंडरमाइनिंग फेलियर। माइनिंग के जैसे नीचे से मतलब खुदाई करके नीचे से लेके जाते, तो इसीलिए बोल रहे अंडरमाइनिंग फेलियर। ओके, दिस इज द फर्स्ट फेनोमेनन। एंड सेकेंड फेनोमेनन इज व्हाट, अपलिफ्ट फेलियर। अपलिफ्ट के चलते जो फेलियर होता है, तो पहले समझेंगे अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है। So first we will understand what is uplift failure. अपलिफ्ट फेलियर क्या है कि ये वाटर जब पार्कुलेट होके अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में जा रही है, तब क्या होता है कि धीरे धीरे अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में जो वाटर पार्कुलेट होके इधर कुछ प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, वो वाटर इधर नीचे डेन सॉइल है, इधर लूज सॉइल, पहले जो आउट नॉर्मल साइड से लूज सॉइल है, लेकिन इसके नीचे मेरा डेन सॉइल है। वो क्या करेगा, वो जो वाटर स्वीप हो रहा है उसको प्रेशर डाल के ऊपर की तरफ फोर्स करेगा। दैट इज that is lifting my structure, tries to lift my structure towards upside. That is called my uplift pressure. That is called my uplift pressure. तो uplift failure क्या है कि वाटर ये जो पर्कुलेट होके जा रही है, the water percolating water exert an uplift pressure on the foundation of the wire. उसके नीचे से एक फाउंडेशन में एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। दिस प्रेशर will, if it is not counterbalanced by its weight of the concrete or masonry, मतलब अगर उस प्रेशर आप ऊपर की तरह जो फोर्स लगा रही है पानी, वो अगर इस कंक्रीट या जो भी मशीनरी स्ट्रक्चर है, डैम स्ट्रक्चर है, उसके वेट की वजह से अगर रेजिस्ट नहीं हुआ, उससे वेट उसका ज्यादा नहीं हुआ या इक्वल नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे फेलियर, मतलब ये क्रैक क्रिएट करेगा और उसके तरफ, उसके ऊपर तरफ टोटली वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। कैसे, हम लोग फिगर में देखेंगे। पहले ये था, ये टोटल अपलिफ्ट प्रेशर का सेक्शन है। इसमें क्या है कि ये टोटल मेरा वायर, ये वायर सेक्शन है, तो वायर सेक्शन में ये टोटल इस पोर्शन अपस्ट्रीम है, ये पोर्शन डाउनस्ट्रीम। लेकिन अपस्ट्रीम पोर्शन में वेट भी ज्यादा है और उधर वाटर जो है प्रेजेंट, वाटर जो प्रेजेंट है उसका भी वेट ज्यादा है।
तो ये क्या होगा, उस पोर्शन में, अपस्ट्रीम पोर्शन में जितना अपलिफ्ट प्रेशर आ सकता है वो क्या हो जाएगा, वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा ड्यू टू इट्स ऑन ओन वेट इन द अपस्ट्रीम साइड में ज्यादा रहता है, और इट्स दिस रिजर्वर मींस जितना सारा वाटर स्टोरेज है उसका वेट की वजह से ये टोटल अपलिफ्ट प्रेशर जो भी अपस्ट्रीम में होगा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगी। लेकिन डाउनस्ट्रीम पोर्शन में भी अपलिफ्ट है, लेकिन डाउनस्ट्रीम पोर्शन का थिकनेस भी कम रहता है और इधर पानी भी कम रहता है, तो ये अपलिफ्ट प्रेशर जो है ये रजिस्ट करने का मतलब क्षमता जो है, मतलब इसका पावर जो है आप डाउनस्ट्रीम सेक्शन में बहुत ही कम रहता है। तो क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर कम रहता है तो धीरे धीरे इस पोर्शन में जो मैक्सिमम ये लो अंडर सोलिस पोर्शन को जैसे सीजी पोर्शन है उसमें एक क्रैक, पहले एक होल स्पॉट क्रिएट होगा, इस पोर्शन में क्रैक आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे इस पोर्शन को डैमेज होकर ये नीचे चला जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तरफ फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद टोटल स्ट्रक्चर इसके बाद ये डैमेज हो जाएगा, उसके बाद फाइनली ये क्रैश होकर वॉश आउट हो जाएगा। बाद में जब हाई फ्लो आएगा तो ये वॉश आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज माई अपलिफ्ट फेलियर। ओके, so, दो टाइप का फेलियर होता है मेनली सब सरफेस फेलियर में, सब सरफेस फ्लो फेलियर में क्या है कि अपलिफ्ट फेलियर और पाइपिंग फेलियर। ओके, तो ब्लिक्स ये क्या, ये अपलिफ्ट फेलियर और पाइपिंग फेलियर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, मेनली अपलिफ्ट फेलियर का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्लिग इज similar to Cosi means sorry this Canadian Lacey. He was also a British Indian engineer appointed in Chenab River, which is presently which means from India to Pakistan जो जाती है चनाब रिवर, उसमें अपॉइंटेड थे 1989 में। ये एक पाकिस्तान, प्रेजेंटली पाकिस्तान में जो है वो खनकी वायर जो है वो फेलियर हुआ था। उसके बाद उसने एनालिसिस करके रिसर्च करके एक फॉर्मूला डाले थे और इसके फेलियर का रीजन जो ढूंढे थे, he only appointed these two methods, this uplift failure method or piping failure method. After that he given his formula to avoid this situation. Okay, so what that is known as Blick's creep theory. Before means after 1889 he has introduced this formula after that failure of that wire section. So according to him, the percolating water follows the outline of the foundation base of hydraulic structure. मतलब परकोलेटिंग वाटर जो है, जो वाटर परकोलेट कर चुकी है वो क्या करते हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, आउटलाइंस ऑफ द फाउंडेशन बेस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का आउटलाइंस बाहरी तरफ जो पाथ है उसको फॉलो करके वो वाटर चलती है। मतलब इन अदर वर्ड्स द वाटर क्रीप्स अलोंग द बॉटम ऑफ द कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर। कंटूर मींस सिंपल मींस कंटूर लाइंस जो है, मतलब वो वाटर किसको फॉलो करती है, बाहरी तरफ का जो स्ट्रक्चर का बाहरी तरफ का लाइन है, बॉटम तरफ या साइड में जो लाइन है उसको फॉलो करके चलती है। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स बाय वाटर इज कॉल्ड क्रीप लेंथ। ट्रैवर्स मींस मतलब हम लोग सर्वे में पढ़े, ट्रैवर्स मींस एक पॉइंट से शुरुआत करके जो धीरे धीरे घूम के ओपन या क्लोज ट्रैवर्स एक तरह मतलब जो एक तरीके का रास्ता बनाते हैं, एक तरीके का बॉन्डिंग एरिया बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड माय ट्रैवर्स। सो लेंथ ऑफ द क्रीप किसको बोल रहे हैं, जिस पाथ से ये वाटर जो परकोलेटिंग वाटर गुजरती है उसको लेंथ ऑफ द क्रीप बोल रहे हैं। ओके, तो अभी फिगर में देखेंगे कैसे होता है कि ये मेरा इधर मेरा क्या था, ये वायर सेक्शन था, ये वायर सेक्शन ड्रॉ नहीं किया गया है टोटली, मेनली वाटर सेक्शन जितना ये स्टोरेज सीधा था पहले जो देखेंगे या इंक्लाइंड था जो भी है, तो ये बैराज के सेक्शन में स्ट्रेट रहेगा। तो क्या है, ये टोटल वाटर पार्कुलेट हो रही है इधर से, वो क्या होगा, ये मेरा इधर एक पायर कंस्ट्रक्ट किया गया, इधर एक पायर कंस्ट्रक्ट किया गया, इधर एक पायर कंस्ट्रक्ट किया गया, इधर अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है वायर के, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड। तो क्या होगा, ये वाटर अकॉर्डिंग टू लास्ट फर्स्ट टू फॉर्मूला कि परकोलेटिंग वाटर follows the outline of the foundation base
मतलब एक उसका बाहरी तरफ जो एरिया है उसको मतलब लाइन्स है उसको फॉलो करती है। मतलब इधर से वाटर स्वीप हुआ, उसके बाद क्या करेगा, वाट जितना सर पर्कुलेटिंग वाटर है इस एरिया में तुरंत स्ट्रेट फॉल फ्लो होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके ये इधर से आएगा, फिर आउटर पेरिफेरी में जैसे बोला ये फिर फ्लो होगा इधर से, फिर आएगा ऊपर, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर आके ये मतलब जो फायर्स है उसको कवर करके फिर बाहर मतलब डाउनस्ट्रीम में फ्लो होगा। दिस इज माय मेन पॉइंट ऑफ ब्लिग्स थ्योरी। ओके, सो व्हाट ही टोल्ड, द क्रीप लेंथ विल बी टोटल लेंथ, मतलब ये पूरा क्रीप लेंथ क्या होगा, दिस one plus this 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 one. Okay, we will calculate it later, so we need to understand this first. Okay, so इसमें क्या बोल रहा है, if total head loss means upstream side और downstream side के in between जो head loss हो रहा है, loss of head जो है वो बोल रहा है HL, he is defining it as HL, and L is the total creep length. L is the creep length mean कितना लेंथ में वो पार्कुलेटिंग वाटर फ्लो हो रहा है, किस लेंथ में, टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो दैट इज each and every time this is proportional, means HL is proportional to L, means head loss of head is proportional to length of the creep। मतलब HL भी जब HL ज्यादा हो, जब लेंथ ज्यादा होगा तो HL भी ज्यादा। We'll finally we'll formulate it with some equivalent equation, एक equivalent equation डाल के भी इसको इक्वल करेंगे, वो बाद में देखेंगे। नाउ इसमें और क्या बोला कि दिस यूनिट मतलब एल डिस्टेंस जाने तो एच एल मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफर कर रहा है, एल डिस्टेंस जाने तो एच एल हो रहा है, तो 1 मीटर जाने तो कितना होगा, एक यूनिट मतलब यूनिट लेंथ जाने तो कितना होगा, एच एल बाई एल होगा। सो ही इज डिफाइंड दिस यूनिट means head loss per unit length of the creep, he is defined as hydraulic gradient। मतलब अभी इस पॉइंट में क्या बोले कि each and everyone is proportional, मतलब L is proportional to creep length is proportional to my head loss। so L मीटर जाने तो मेरा कितना हेड लॉस डिफाइन हो रहा है, HL। so 1 मीटर जाने तो कितना होगा, HL by L। ओके, so to head loss per unit creep length is defined as my hydraulic gradient, he has defined like this। but what is the point is that he hasn't defined, he hasn't distinct between horizontal creep and vertical creep। this is my vertical creep, मतलब नीचे की तरफ जो जा रहा है that is vertical creep, and this is my horizontal creep, horizontal में जो move हो रहा है पानी का that is my horizontal creep। but Blig hasn't considered this two as a different process। Blig इसमें दोनों अलग कंसिडर नहीं किए, दोनों को मतलब कंबाइंड कंसिडर किए। बट हम लोग जब सेकेंड लेन के बाद एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके बाद लेन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद खोसला फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि खोसला हैज डिफाइंड मतलब दोनों को अलग अलग किए, मतलब वर्टिकल को अलग किए, वर्टिकल क्रिप को अलग किए और हॉरिजॉन्टल क्रिप को भी अलग किए। ओके, सो इसमें क्या है कि इफ एल इज द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो इसमें आप टोटल लेन कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल क्रिप लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल क्रिप लेंथ क्या होगा, एल। सो एल कैसे डिफाइन होगा, कैसे कैसे गया ये मेरा फ्लो, कि पहले इधर से स्वीप हुआ, इधर से स्वीप होके इधर से नीचे गया, मतलब टोटल ये डिस्टेंस ये डेप्थ कितना है d1, फिर इधर से उठ के इधर आया, पूरा ऊपर आया, मतलब आउटर पेरीफेरी में जो होगा अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। सो अगेन d1 प्लस d1, फिर क्या होगा, ये वाटर इतना फ्लो करेगा, मतलब पूरा L1 डिस्टेंस, सो दैट इज माय प्लस L1। अगेन क्या होगा, ये नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, नीचे गया मतलब D1 सॉरी D2 प्लस इधर से घूम के ऊपर आएगा, फिर क्या होगा प्लस अगेन माय D2, फिर इधर से ऊपर जब चला गया, ये टोटल लेंथ कवर करना है उसको डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए, सो प्लस L2 प्लस क्या होगा, उसके बाद फिर नीचे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये डेप्थ कितना है मेरा D3 ऐड कर दिए,
फिर क्या होगा, इधर से घूम के नीचे आ गया, फिर नीचे जाके डाउनस्ट्रीम में पहुंचना है उसको, तो वो क्या होगा, इधर स्वीप करके इधर जा रही है, एकदम बाहर निकल गया। तो फिर अगेन क्या है, ये डेप्थ कितना है, फिर D3। सो अगेन आई विल ऐड D3। सो क्या होगा, इसमें हर D1 प्लस D1 प्लस L1 प्लस D2 प्लस D2 प्लस L2 प्लस D3 प्लस D3। सो टोटल दोनों में हर टाइम D1 प्लस D2 दोनों बार है, प्लस D3 भी दोनों बार है। तो 2 इंटू आई फॉर्मुलेट इट एज 2 इंटू D1 प्लस D2 प्लस D3, इनको को ऐड कर दिए। और इसमें क्या है कि प्लस L1 प्लस L2, L1 this is L1, this is length is my L1 and this length is my L2। so L1 plus L2 कर दिए। so that is we are defining this base of this foundation, means whatever means upstream apron, launching apron and downstream launching apron, total length we are considering as B। so that is L1 plus L2 is equal to B। okay, so head loss per unit length, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ विल बी, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट व्हाट वी आर कॉलिंग एज HL/L था, तो HL/L को दूसरी तरह से लिखते हैं तो HL/V प्लस 2D, ये रिप्लेस कर रहे हैं V प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस माई B, launching apron, length of launching apron upstream and downstream। okay, upstream length was L1, downstream launching apron length is my L2, so total length is L1 plus L2। so what safety precaution we need to take against piping failure or undermining failure। तो सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर और अंडरमाइनिंग फेलियर क्या है कि अभी जस्ट पढ़े कि इसमें क्या था, L इज प्रोपोर्शनल टू H एंड उसमें क्या था, L इज प्रोपोर्शनल टू H। सो इसको दोनों को प्रोपोर्शनल है लेकिन सिमेट्री नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए he has introduced one formula, that is he has equal both side। so L is equal to C into HL। so C he has named as Bliss coefficient। so he has surveyed all the river in our Indian condition, around that time itself he has surveyed all the river condition, and he has analyzed this Bliss coefficient divided in 4 categories। 4 categories, that is for fine mica soil, micaceous sand, means in our northern Indian rivers, northern Indian river में उसको जिसमें फाइन माइका प्रेजेंट रहता है। माइका मीन्स हम लोग नदी में जाते हैं तो बहुत क्या बोलते हैं, वो चिक चिक करता है, वो सनलाइट के में भी वो जो सैंड रहता है तो उसमें बहुत चिक चिक करता है, तो उसमें क्या है, उसमें माइका प्रेजेंट है। because of that it is means light is coming, sunlight is reflecting from that, that is mica। so in our northern India we can see this present of mica in the Indian river, northern Indian river condition। when that is present, mica will be present, that in that case our C value, this C value will be 15। okay, so when coarse grained sand means in central India, central or southern India, means towards Madhya Pradesh and Andhra, part of Andhra and part of this upper portion of Tamil Nadu, we can see in that cases we have to take this C value as 12 in sand mixed with boulders and gravels and for loam soil, means when जब सैंड मिक्स्ड रिवर में सैंड मिक्स्ड रहेगा, सैंड मिक्स्ड विद बोल्डर रहेगा और ग्रेवल के साथ मिला हुआ रहेगा और लोमी सॉइल रहेगा, जो कि हम लोग कंडीशन में मीन्स प्रेजेंटली झारखंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे। और झारखंड में क्या है कि हम लोगों का सैंड के साथ रिवर में जैसे सुवर्ण रेखा में
Yeah, and some part we are lining with Brahmaputra and mainly Baitarani River basin. Some part of we are in our portion means our Jharkhand in some portion of the Brahmaputra, sorry, बैतरणी रिवर बेसिन, अपर बैतरणी रिवर बेसिन। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का सुवर्ण रेखा और अपर बैतरणी रिवर में हम लोगों का सैंडी लोमी सॉइल मीन टू वर्ड्स रांची साइड में क्या देखेंगे वो सुवर्ण रेखा का है, तो सैंडी लोमी सॉइल और लोअर पोर्शन में हम लोग का मतलब घाटशिला और घाटशिला के आसपास क्या है देखेंगे वो क्लेई लोमी सॉइल देखेंगे। तो उसमें क्या होगा और सैंड मिक्स बोल्डर भी रहता है उसमें। Okay, so in that portion we will see sand mixed gravel boulders in Damodar, in some part of the Damodar portion, that Rajarappa temple is there. Near about you can see sand mixed boulder you can see. So in this process, we can see this C value will differ from 5 to 9. In light sand or mud type cases, means in lower portion of the Bengal and lower portion of the Brahmaputra river basin, so we can see light sand and mud process. So there C value will be, when we need to design this hydraulic structure, that time we will take C value as 8. So what we have read, this L is equal to C into H. So hydraulic gradient में क्या डिफाइन किया हुआ था, hydraulic gradient is equal to HL by L था। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो HL by L एक साइड, और तो C क्या हो जाएगा, C HL L इधर आ गया तो C इधर आ जाएगा। तो C HL by L will be is equal to 1 by C। 1 by C हो जाएगा, इस साइड में ये आ जाएगा, C नीचे आ जाएगा, L अगर नीचे आने तो इधर आने तो C नीचे आ जाएगा, यही किए हैं हम लोग नीचे। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1 by C। तो इसमें क्या है, safe hydraulic gradient should be lesser than this। safe hydraulic gradient में 1 by C, ये C था, इसको नीचे लाए, मतलब हर पोर्शन में ये नीचे लाए, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इससे बड़ा नहीं कर सकते, इससे छोटा ही करना होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट should be less than this one, मतलब HL by L should be less than this one, मतलब 1 by 15 या 1 by 12, 1 by जिस केस में जहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दिस इज माय सेफ्टी अगेंस्ट अंडर पाइपिंग और अंडर ड्राइव। तो सेफ्टी अगेंस्ट अंडर पाइपिंग में क्या है कि नॉर्दर्न इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी 1 लेस देन 1 by 15, और सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो शुड बी लेस देन 1 by 12। और सैंड मिक्स बोल्डर और ग्रेवल मतलब हम लोग का ईस्टर्न इंडिया साइड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि 1 by 5 to 1 by 9 वैरी कर रहे हैं। जैसे सैंडी लोमी सॉइल के लिए इट शुड बी 1 by 9 टुवर्ड्स रांची साइड, और क्लेई सॉइल, क्लेई लोमी सॉइल के लिए टुवर्ड 1 by 5 to 1 by 7 होगा उस केस में। और लाइट सैंड और लोमी मड के टाइप में, मतलब जहां पे बंगाल का लोअर पोर्शन में बे ऑफ बंगाल साइड और या ब्रह्मपुत्र के लोअर पोर्शन में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 1 by 8 लेंगे। ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज सेफ्टी अगेंस्ट माई अपलिफ्ट। सेफ्टी अपलिफ्ट दो तरीके का था, सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग देख लिए, अब सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट देखेंगे। सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या बोल रहे हैं, ब्लिक्स थ्योरी में क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन above this hydraulic gradient line above the bottom of the floor presented with the residual uplift of water head at each point। मतलब फिगर में फिर वापस जाएंगे कि ये मेरा टोटल डिस्टेंस पे ये टोटल हेड लॉस था L लेंथ पे। ओके, so L is in unit and this is also in HL head loss, in it can be converted as whatever parameter is। so L टोटल डिस्टेंस कवर करने तो मेरा HL by L कवर हुआ। ओके, सो 2D1 मींस इसमें हाइड्रोलिक डेप्थ कितना है, इसमें
ये टोटल ये इधर कितना है 2d, d प्लस d, सो 2d1, सो इधर कितना यूनिट ड्रॉप होगा HL/L इंटू 2d1। इधर जाने तो ये जस्ट अपस्ट्रीम मतलब वायर के एकदम अटैच पोर्शन में वायर के साइड में कितना ड्रॉप होगा HL कितना ड्रॉप हो रहा है इधर इधर d इधर d, सो 2d, सो 2d2 सॉरी 2d2 होगा HL/L इंटू 2d2 हेडलाइन ड्रॉप। नेक्स्ट पोर्शन में HL इधर d3 प्लस d3 2d3, so HL/L multiplied by 2d3, so total head loss in each and every section will be multiplied by its creep length, मतलब वर्टिकल क्रीप लेंथ उसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर में, अपलिफ्ट प्रेशर क्या करता है कि अभी जस्ट फॉर्मूला जो पढ़े क्या देखें उसमें वो नीचे की वाटर जो है ऊपर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज माय कॉन्सेप्ट। सो उसमें क्या बोल रहा है कि ये एक पोर्शन में बॉटम ऑफ द फ्लोर में अगर 1 मीटर पानी है तो 1 मीटर पानी ही उसको अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अगर हम लोगों का H-मीटर पानी है, H मीन्स आई थिंक इट इज 10 मीटर या 5 मीटर, उसके नीचे जो पानी जमा हुआ है उसको फोर्स क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ फोर्स क्रिएट करके उसको क्या कर रहा है ऊपर की तरफ फोर्स क्रिएट करके मेरे को ये पोर्शन में डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जैसे पाइपिंग के लिए वो कहाँ था, ये वाला पोर्शन था, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये अगर ये देख अगर मेरा 5 मीटर है तो 5 मीटर ही ऊपर की तरफ फोर्स प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ही अभी देखेंगे तो एक टोटल H-मीटर अगर हाइट है तो वो क्या कर रहा है कि H-मीटर ही ऊपर की तरफ अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि H-मीटर कंसीडर कर लिए जो कि मेरा फोर्स क्रिएट करेगा, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि व्हिच विल काउंटर बैलेंस बाय इट्स वेट ऑफ द फ्लोर विथ थिकनेस t, मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे डिजाइन करेंगे उसी के हिसाब से फ्लोर थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, फ्लोर थिकनेस प्रोवाइड करेंगे तो आप हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये टी को डिफाइन करके ही टी को ज्यादा या कम प्रोवाइड करके ही हम लोग वो वेट को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। मोटा स्लैब थिकनेस देंगे, बहुत ज्यादा कंक्रीट डालेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर काउंटर बैलेंस हो जाएगा। दैट इज माय कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसमें अपलिफ्ट प्रेशर क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा रो इंटू रो मीन्स वाटर डेंसिटी पर यूनिट लेंथ या हाइट ऑफ द वाटर कितना डेंसिटी है, दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग एज रो। सो रो इंटू मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ वाटर अंडर माय फाउंडेशन, फाउंडेशन के नीचे कितना पानी है वो है H-मीटर, तो ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो इंटू H-मीटर माय टोटल अपलिफ्ट। यूनिट वेट क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर पर डेप्थ ऑफ वाटर, तो कितना 10 मीटर पानी है तो 10 इंटू उसका डेंसिटी उतना ही मेरा ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, दैट इज माय अपलिफ्ट प्रेशर। और डाउनवर्ड प्रेशर कितना होगा, डाउनवर्ड जो वेट है उसका जो स्लैब थिकनेस है और वही मेरे को कंक्रीट जो है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो उसके ऊपर क्या हो रहा है कि रो मतलब उसके ऊपर जो वाटर पोर्शन है ये मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर ही आप लॉन्चिंग एप्रोन के कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर ही डाले हैं वो पानी फ्लो हो रहा है। तो रो इंटू जी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट या जो भी मैसनरी स्ट्रक्चर जो डाले हैं मल्टीप्लाइड बाय टी मीन्स इट्स स्लैब थिकनेस, कितना स्लैब थिकनेस है। तो दोनों अपलिफ्ट प्रेशर और दोनों डाउनवर्ड प्रेशर इट शुड बी इक्वल करके ही हम लोग थिकनेस स्लैब थिकनेस कितना प्रोवाइड करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो दोनों को इक्विवेलेंट कर दिए तो रो इंटू H-, मतलब अपलिफ्ट प्रेशर मल्टीप्लाई डाउन मीन्स डाउनवर्ड प्रेशर, मतलब जो प्रेशर ड्यू टू डाउनवर्ड मीन्स जो वाटर ऊपर से पानी दे रहा है और उसका स्लैब थिकनेस, रो इंटू जी इंटू टी। सो H- इज रो कैंसिल हो जाएगा, विल बी H- इज इक्वल टू GT। दोनों साइड इसने क्या किया कि स्लैब थिकनेस निकालने के लिए दोनों साइड टी सब्सट्रैक्ट कर दिए लिखने, तो दोनों साइड टी सब्सट्रैक्ट कर दिए तो रो टी इज इक्वल टू टी इधर बाहर आ गया, दोनों साइड टी बाहर निकाल के GT कर दिया, G -1 T-1 हो गई। So T- is equal to is representing T- is equal to H minus T minus G minus 1. So it is he is representing H- as
h and g minus divided by g minus 1. So t is equal to h by g minus 1. What he is representing, h dash minus t is equal to h, means इस स्लैब का एक थिकनेस था लॉन्चिंग एप्रोन का लोअर साइड में, लॉन्चिंग एप्रोन का लोअर साइड में देखेंगे, ये लॉन्चिंग एप्रोन का लोअर साइड में एक स्लैब थिकनेस था, इसके नीचे होगा तो एच डैश होगा, और स्लैब थिकनेस टी है तो टी के ऊपर होगा तो वो एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे स्लैब थिकनेस माइनस कर दी, मतलब वो अबव द टॉप ऑफ द अबव द टॉप ऑफ द फ्लोर, मतलब वो स्लैब ऊपर कंसीडर करें तो वो एच होगा, स्लैब के नीचे कंसीडर करें तो एच डैश होगा। दैट इज मींस ऊपर करे तो 10 मीटर, नीचे करे तो 10 मीटर, और ऊपर अगर 200 mm इसका डेप्थ है, तो स्लैब थिकनेस है तो 200 मतलब 980 mm होगा। सॉरी दैट इज सेंटीमीटर कन्वर्ट करना, तो वो माइनस करके जितना हो रहा है उतना ही होगा। सो g minus 1 is my summer specific gravity of the material। तो जनरली कंक्रीट के केस में कितना रहता है g जनरली यूज्ड टू 2.4 मीटर, सॉरी 2.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, तो इसमें 1 माइनस करने तो 1.4 होगा। तो इसके हिसाब से जिसके मटेरियल से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी मटेरियल से ही कंसीडर करेंगे। अगर उसका 3 है तो 3 मैसनरी स्ट्रक्चर डाल रहे हैं तो 3.1 समथिंग कुछ होता है, तो उसमें उसके हिसाब से कंसीडर करेंगे। 3 minus 1 3.1 minus 1 विल बी 2.1, उसी के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 33%, मतलब 1/3 एक्सेस रख के चलते हैं, 1/3 एक्सेस रख के चलते हैं कि बाद में भी हाई अपलिफ्ट प्रेशर आएगा तब भी वो ओवरटर्न ना हो जाए। ओके हाँ आदित्य अटेंडेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टी इज डिजाइंड फॉर डाउनस्ट्रीम साइड एंड फॉर वर्स्ट कंडीशन ऑफ द हाइड्रोलिक वेपर। हाँ ये बिकॉज टी डाउनस्ट्रीम के लिए ही डिजाइन करते हैं, अपस्ट्रीम के लिए डिजाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी फिगर में देखेंगे, हम लोग फिगर में चलेंगे, वो फर्स्ट फिगर जो था ये डाउनस्ट्रीम साइड में डिजाइन करेंगे, अपस्ट्रीम में डिजाइन नहीं करेंगे। क्यों? अपस्ट्रीम में ऑलरेडी ये थिकनेस ज्यादा है, प्लस वाटर जो है वाटर का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन डाउनस्ट्रीम साइड में ये जो लॉन्चिंग एप्रोन है इसका थिकनेस भी कम है और वाटर इधर है बहुत ही कम रहता है, तो वाटर उसको रेजिस्ट ना कर नहीं पाएगा, तो वाटर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो डैमेज पूरा इसको डैमेज हो जाएगी। इसीलिए ये लॉन्चिंग एप्रोन डाउनस्ट्रीम लॉन्चिंग एप्रोन के लिए ही ये थिकनेस डिजाइन किया जाता है, और ये थिकनेस बहुत मोटा होता है, ये मतलब बहुत थिकनेस ज्यादा होता है, और ये अपस्ट्रीम एप्रोन बहुत ही लेंथ कम करते हैं और बहुत ही पतला रहता है कंपेयर टू माय अपस्ट्रीम साइड। ओके क्लियर? तो जितना आप थिकनेस डिजाइन करते हैं वो डाउनस्ट्रीम सेक्शन के लिए ही लॉन्चिंग